हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो यार स्वागत है आप सबका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक नया टॉपिक, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस। तो यार बहुत से बच्चों को ये जो टॉपिक है ये बहुत ही हार्ड लगता है, या फिर कह सकते हैं उनको समझ में नहीं आता है। बहुत से लोग इसको एग्जाम में छोड़ के भी चले जाते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बात यहाँ ये आती है कि बच्चों को टॉपिक मुश्किल लगता क्यों है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है, अब आप देख सकते हैं इस पूरे चैप्टर में इतने सारे सब टॉपिक्स होते हैं हमारे, लगभग मैंने 23 लिखे हैं, एक आधा छूट ही गया होगा इसमें। ठीक है, तो इसमें लगभग 23 से 24 सब टॉपिक्स होते हैं। तो बच्चे क्या करेंगे, इनको आगे पीछे करके पढ़ लेंगे और दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाएगा उनके कि यार उसमें ये पढ़ा था लेकिन यहाँ ये लग रहा है वो। अगर आप सभी टॉपिक्स को सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे और ये पता लगा लेंगे कि कौन सा कंसेप्ट कहाँ यूज़ करना है, तो मैं बता रहा हूँ सबसे आसान चैप्टर है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस। ठीक है, आप एक एक करके टॉपिक पढ़ते जाइए, एक एक करके पढ़ते जाइए और उनके जो इलस्ट्रेशंस करते जाइए, उनको ये समझते जाइए कि कौन सा कंसेप्ट कहाँ और किस टाइप के क्वेश्चन में यूज़ होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगा, उससे आपका दिमाग साफ रहेगा। अगर क्वेश्चन दिखेगा तो सबसे पहले आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि क्वेश्चन कौन से सब टॉपिक का है, किस टाइप का है। उससे क्या होगा कि आप फट से आपका दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि हाँ रे ये तो इस टाइप का है, ये तो उस सब टॉपिक का है, हमें इसमें ये इस तरीके से निकालना है, इस तरीके से सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, बच्चों के सवाल जो गलत हो जाते हैं ना, वो इसलिए होते हैं इसमें क्योंकि वो सोच ही नहीं पाते हैं कि इसमें इस जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें लगाना कौन सा कंसेप्ट है। तो एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कौन कौन सा टॉपिक है, उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो सबसे पहला सब टॉपिक है ना, अब से मैं टॉपिक बोलूँगा इनको। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा है पीएनसी में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, जो कि पीएनसी का बेस है। ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज़ है यार। इसमें हम किस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, इसमें हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे कि मान लो एक डेस्टिनेशन एक ए है, एक जगह बी है, एक तीसरी डेस्टिनेशन है सी। अब वो बोलेगा ए से बी जाने के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं, बी से सी जाने के लिए आपके पास 4 रास्ते हैं। तो कितने तरीके से ए से सी भी पहुंचा जा सकता है बी के थ्रू। ठीक है, यहाँ ए से बी जाने के 4 रास्ते, बी से सी जाने के 3 रास्ते, ए से सी जाना है बी के थ्रू, तो कितने रास्ते पॉसिबल हो पाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे। और भी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, वो हम आगे चल के सब डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ फिलिंग वैकेंट स्पेसेस। अब ये इसमें हम किस तरह के क्वेश्चन करेंगे यार। इसमें हम लोग जैसे आप लोगों को बोल दिया कि आपको कोई भी 3 डिजिट दे दिए, फॉर एग्जांपल 1 2 3 दे दिया। अब वो बोलेगा कि इन 3 डिजिट से कितने पॉसिबल 3 डिजिट नंबर बन पाएंगे, जो इस तरह के है ना। हम फिर इसमें क्या करेंगे, डैश बनाएंगे 1 2 3। अब पहले डैश में कितनी पॉसिबिलिटीज है भरने की, 1 2 3 3 पॉसिबिलिटीज। दूसरे में अगर यहाँ 1 बढ़ जाए 2 पॉसिबिलिटीज। जो इस तरह के जो सवाल होंगे ना वो हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ फिलिंग वैकेंट स्पेसेस में। तीसरा जो हमारे पास टॉपिक है वो है अरेंजमेंट का। इसको हम लोग परम्यूटेशन भी बोलते हैं, इसको हम लोग परम्यूटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो परम्यूटेशन का क्या मतलब होता है। अब ये जो परम्यूटेशन होता है ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है। किसी चीज़ को अरेंज करना यार, मान लो अब अरेंज करोगे तो पहले आपको सेलेक्ट तो करना ही पड़ेगा। मैं बोल दूंगा मेरे पास 10 लोग हैं, चलो 10 ज़्यादा हो गए। मैं बोल दूंगा मेरे पास 5 लोग हैं, मेरे पास 3 चेयर्स हैं। मैं बोलूँगा कि इन 5 लोगों को 3 चेयर्स पे कितने तरीके से बैठा सकते हो आप, प्रोवाइडेड कि एक चेयर पे एक ही बंदा बैठा है, ऑब्वियस सी बात है वो तो आप कितने तरीके से कर सकते हो ये सब काम। तो यार अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे उन 5 लोगों में से 3 लोग निकालने पड़ेंगे। मैं किन 3 लोगों को उन चेयर से बिठा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने 3 लोग निकाल लिए, ये पहला प्रोसेस है, मतलब सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन जो है पहला प्रोसेस है। दूसरा जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, अरेंजमेंट, कि 3 लोग जो मेरे पास हैं इनको कैसे अरेंज करूँ इन 3 चेयर्स पे। ठीक है, तो जो अरेंज करना होता है ना उसको बोलते हैं हम अरेंजमेंट, या फिर इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं परम्यूटेशन। सेलेक्ट किया, अरेंज किया, सेलेक्ट किया, अरेंज किया, इसको बोलते हैं परम्यूटेशन। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है रैंक ऑफ वर्ड। इसी अरेंजमेंट से हम लोग एक और तरीके के क्वेश्चन निकालेंगे, जिसमें कह सकते हैं कि आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे कि जैसे कोई भी वर्ड है, जैसे मेरा नाम है तरुण, तो TARUN, तो वो बोलेगा कि जो तरुण है ना वो डिक्शनरी में कौन से नंबर पे आएगा। अगर TARUN ये 5 वर्ड हैं, इन 5 वर्ड से जितने भी टोटल लेटर बनेंगे
उसमें से जो तरुण वर्ड है वो कौन से नंबर पे आएगा, उसकी रैंक क्या होगी ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको हम रैंक ऑफ वर्ड्स के अंदर सोल्व करते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से अरेंजमेंट का ही पार्ट है, हम जब सोल्व करेंगे तब आपको पता लगेगा। अगला जो हमारा कंसेप्ट है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो सिलेक्शंस का। यार इसको हम लोग कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। इसको हम लोग कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। तो ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यहीं से नाम आता है इस चैप्टर का ना। अब कॉम्बिनेशन में क्या है, जो मैंने आपको बताया था ना, परम्यूटेशन में आपको मैंने अरेंजमेंट मैंने आपको बताया था कि 5 लोगों को 3 चेयर्स बिठाना है। तो उसमें से जो 5 लोगों को, जो 5 लोग हैं उनमें से 3 लोग सेलेक्ट करने होते हैं ना हमें, सिलेक्शन 3 लोग सेलेक्ट किए हैं, उसके बाद अरेंजमेंट। तो जो उस 3 लोगों को सेलेक्ट करने का जो तरीका है ना वो होता है सिलेक्शन, कि 5 में से 3 लोग कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं हम। तो हिसाब से ये चीज़ पहले होती है, ये चीज़ बाद में की जाती है, ठीक है। हम पहले सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग अरेंज करते हैं, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है वो ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स। अब ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स में हम लोग किस तरह के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स में हम लोग करेंगे, जैसे बोल दे एक सर्कल है, उसकी जो सरकमफ्रेंस है उसमें 5 डॉट्स दिए हुए हैं आपको। तो बोलेगा उन 5 डॉट्स से हम कितने ट्राइंगल बना सकते हैं, या फिर उन 5 डॉट्स से कितनी लाइन्स बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होंगे वो हम लोग ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स में सोल्व करेंगे, ठीक है। एक आता है बंडल मेथड, एक होता है गैप मेथड, ये दोनों साथ में रहते हैं। अब बेसिकली बंडल मेथड क्या होता है बताता हूँ आपको मैं। अब मान लो मेरे पास 3 लड़के और 2 लड़कियां हैं, 3 बॉयज़ और 2 गर्ल्स। तो मैं बोलूँगा इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करो, प्रोवाइडेड कि बॉय नंबर 1 एंड गर्ल नंबर 2 ये दोनों जो है हमेशा एक ही ग्रुप में आए। समझ रहे हैं, 3 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं, इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, प्रोवाइडेड कि जो बॉय नंबर 1 है और जो गर्ल नंबर 2 है वो दोनों हमेशा एक ही ग्रुप में आएंगे। तो हम क्या करते हैं भाई, अगर दोनों एक ही ग्रुप में आएंगे तो दोनों को उठाओ, दोनों को एक साथ चिपकाओ और दोनों का एक बंडल बना दो। तो जहां भी अब जाएगा वो बंडल इकट्ठा जाएगा, जिस भी ग्रुप में जाएगा ना वो बंडल इकट्ठा जाएगा, ठीक है। अब दूसरा है गैप मेथड। गैप मेथड में क्या होता है कि 3 बॉय हैं 2 गर्ल हैं, अगर इन पांचों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, प्रोवाइडेड कि बॉय नंबर 1 एंड गर्ल नंबर 2 जो है वो एक ग्रुप में कभी नहीं जाने चाहिए। समझ रहे हैं, पहले वाले बंडल मेथड में क्या था कि दोनों एक ग्रुप में हमेशा जाने चाहिए, दूसरे वाले में क्या है कि कभी नहीं जाने चाहिए। तो यहाँ हम गैप मेथड लगाते हैं, वो आगे सोल्व करेंगे हम लोग। अब अगला है इंटरनल अरेंजमेंट्स आर नॉट अलाउड। आप सोच रहे होंगे कि यार क्या लिखते हैं इंटरनल अरेंजमेंट्स आर नॉट अलाउड, मतलब क्या है इसका, मैं बताता हूँ मतलब क्या है आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि 5 लोग जो हैं ऑडिशन देने जा रहे हैं सिंगिंग का, ठीक है। पर्सन नंबर 1 2 3 एंड 4 एंड 5 5 लोग हैं सिंगिंग का ऑडिशन देने जा रहे हैं। अब कोई भी बंदा कहीं भी जा सकता है, सब पे मान लो चेस्ट नंबर लगाया 1 2 3 4 5 करके, चलो ABCDE करके लगा हुआ होता है। तो पहले नंबर पे A भी जा सकता है, B भी जा सकता है, C भी जा सकता है, D भी जा सकता है, E भी जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ बोल दूँ कि भाई सही कोई कभी भी जाओ, लेकिन जो जिसका नंबर B है ना, चेस्ट नंबर B है, वो हमेशा चेस्ट नंबर C से पहले ही जाएगा। ये रेस्ट्रिक्शन लगा दिया मैंने यहाँ पे कि जो चेस्ट नंबर जिसका B है वो हमेशा C से पहले जाएगा। फिर उसके अलावा 1 ना A D और E जो है वो कभी भी जाओ। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग इंटरनल अरेंजमेंट्स में सोल्व करेंगे। अगला आता है सर्कुलर परम्यूटेशंस। अब ये सब तो आपको पता है यार कि एक सर्कुलर चेयर है, उस पर 3 लोग बिठाने हैं, कितने तरीके से बिठा सकते हैं, उस तरह के प्रॉब्लम्स यहाँ सोल्व करेंगे हम लोग। अगला आता है सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट्स। अब बोलेंगे कि इस टाइप का सवाल पक्का दिख जाता है कि हमारे पास 3 मैंगोज हैं, 3 एप्पल हैं, 3 बनाना है, 3 लड़के खड़े हैं, उनको फ्रूट्स डिवाइड करना है इस तरीके से कि हर बंदे के पास एटलीस्ट एक बनाना और एटलीस्ट एक एप्पल तो जाए ही जाए। समझ रहे हैं, एटलीस्ट एक मतलब कम से कम एक तो जाए जाए। इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट में कवर करेंगे। अगला आता है नंबर ऑफ डिवाइजर्स। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम लोग, इसमें सोल्व करेंगे फॉर एग्जाम्पल हमें दे दिया कि एक नंबर है 100 जो है उसके डिवाइजर, टोटल डिवाइजर्स कितने होंगे भाई, 2 डिवाइजर होगा उसका, 4 भी होगा, ऐसे 5 भी होगा, 10 भी होगा, ऐसे कितने डिवाइजर्स होंगे 100 के। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग यहाँ सोल्व करेंगे। अब अगला आता है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम मिक्स्ड बैग। अब ये क्या बला है भाई, तो ये है कि हमारे पास एक बैग है, मान लो पूरा बड़ा सा बैग है, उसमें 4 हरी बॉल हैं और 5 येलो बॉल हैं, 3 रेड बॉल हैं। तो यहाँ बोलेंगे कि हमें 2 हरी 1 रेड ऐसे बॉल्स निकालनी है, कितने तरीके से निकाल सकते हैं। समझ रहे, मिक्स बैग है, एक बैग उसमें सब कुछ मिक्स है, उसमें हम जो है ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन यहाँ सोल्व करेंगे। अगला टाइप जो आता है वो होता है सिलेक्शन ऑफ नॉन कंसेक्यूटिव ऑब्जेक्ट्स। ये क्या है,
सिलेक्शन ऑफ नॉन कंसेक्यूटिव ऑब्जेक्ट्स कैसे करते हैं। एग्जाम्पल, मान लो 10 पेड़ हैं लाइन में, 10 में से मेरे को 4 पेड़ काटने हैं। 10 पेड़ हैं, 10 में से मेरे को 4 पेड़ काटने हैं, प्रोवाइडेड एक रेस्ट्रिक्शन के साथ कि कंसेक्यूटिव जो पेड़ हैं वो नहीं काटने हैं। मतलब अगर पहला नंबर वाला पेड़ काट दूसरा नहीं कटेगा, तीसरा काट सकते हैं। मतलब एडजेसेंट पेड़ नहीं, कभी भी नहीं काटने हैं। तो सिलेक्शन ऑफ नॉन कंसेक्यूटिव ऑब्जेक्ट्स, तो मेरे को यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा ना कि जो 10 पेड़ हैं उनमें से 4 पेड़ काटने हैं, लेकिन जो कंसेक्यूटिव पेड़ नहीं कटने चाहिए, कोई भी 2। ठीक है। अगला आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसका क्या मतलब है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब? इसका मतलब है भाई कि मान लो मेरे पास 4 बंदे हैं, मेरे को 4 बंदे, साइड में 5 होटल रूम है, मेरे पास 4 बंदों को 5 होटल रूम में डालना है। कितने तरीके से डाल सकता हूँ, किस तरीके से डाल सकता हूँ? मतलब 4 बंदों को डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 होटल्स के रूम में। ठीक है। होटल के रूम भी अलग अलग होंगे, जो इंसान है वो तो अलग होंगे ही। ठीक है। तो जो इंसान है वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। अगला आता है डिवीजन इन ग्रुप्स। अब इसका क्या मतलब है? मान लो मेरे पास 10 मैंगोज़ हैं, उन 10 मैंगोज़ को मेरे को 3 हिस्सों में बांटना है। तो कितने तरीके से बांट सकते हैं? वो है हमारे पास डिवीजन इन ग्रुप्स। ठीक है। इसके और भी बहुत सारे जो मतलब क्वेश्चन बनते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको तब समझ में आएगा ढंग से। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स। यहाँ था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यहाँ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स होता है, उसको हम पार्टीशन मेथड या बॉल स्टिक मेथड भी बोलते हैं। ये जो है ये आपने बहुत सुना होगा कि यार पेरेंट्स में पार्टीशन मेथड पढ़ते हैं, बॉल एंड स्टिक मेथड, ये दोनों सेम होते हैं और इसी मेथड को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। अब कैसे भाई? जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल बताया था ना कि 10 मैंगोज़ हैं मान लो हमारे पास। अब मैंगोज़ क्या होंगे? हम जो मैंगोज़ उनको हम लाइक ऑब्जेक्ट्स मानते हैं। अब 10 मैंगोज़ को मेरे को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कितने तरीके से कर सकते हैं? 10 मैंगोज़ को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने तरीके से कर सकते हैं? मैंगोज़ जो है वो लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, जो लोग हैं वो डिस्टिंक्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, समझे? तो यहाँ इस टाइप के मेथड पढ़ेंगे। मोस्टली बच्चे यही कन्फ्यूज होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स में, यहाँ बिल्कुल बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगला जो टॉपिक टाइप है वो है हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ हम किस टाइप के क्वेश्चंस का सोल्व करेंगे? यहाँ हम करेंगे जैसे फॉर एग्जांपल x + y + z इक्वल्स टू, हमें दे दिया 12 दे दिया, मान लो फॉर एग्जांपल x + y + z इक्वल्स टू 12। तो बोलेंगे कि इस इक्वेशन के कितने पॉसिबल नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो पाएंगे? इंटीग्रल सॉल्यूशन। अगर मैं फ्रैक्शनल दे दिया तो इन्फाइनाइट हो जाएंगे, ऑब्वियसली हम इंटीग्रल सोल्व करेंगे। हम बोलेंगे कि नॉन नेगेटिव होंगे या फिर सिर्फ पॉजिटिव होंगे, समझ रहे हैं? नॉन नेगेटिव पॉजिटिव में क्या फ़र्क होगा? नॉन नेगेटिव जो होंगे उसमें 0 भी इंक्लूड कर सकते हैं, पॉजिटिव में 0 इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। उसमें कुछ उसके बाद कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे कि x > 1 होना चाहिए, x > 2 होना चाहिए, इस तरह की रेस्ट्रिक्शन हम लगा देंगे। उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग यहाँ सोल्व करेंगे। अगला आता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, IEP। वंस अगेन PNC का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, IEP, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स यहाँ कहीं ना कहीं पक्का इससे पहले यूज़ कर चुके होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि आप वो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं। अब कैसे यूज़ कर चुके होंगे मैं बताता हूँ आपको। मान लें मैं 3 नंबर दे दी, 0, 1 और 2। अब बोलेंगे इनसे 3 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं, 3 डिजिट नंबर कितने बन सकते हैं? तो उसमें हम लोग क्या करेंगे ना भाई, 3 डिजिट नंबर बनाना है। 3 डिजिट नंबर 0, 1 और 2 से बनाना है। मतलब 0 जो है वो सबसे पहले नहीं आना चाहिए। अगर 0 सबसे पहले आ गया तो 2 डिजिट का नंबर बनेगा हमेशा। तो हम क्या करेंगे, टोटल 3 डिजिट नंबर निकाल लेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे कौन से, जिनमें 0 सबसे पहले नंबर पे आ रहा है। समझ रहे हो? पहले सब इंक्लूड कर लिया हमने। 0, 1, 2 से जितने भी 3 डिजिट नंबर बनेंगे ना, 3 फैक्टोरियल बनते हैं, उसमें से हम माइनस कर देंगे जिनके शुरुआत में 0 आ रहा है। सबसे पहले हमने पूरा इंक्लूड कर लिया, उसमें सही गलत सब थे, माइनस जो गलत वाले थे वो एक्सक्लूड कर दिए। ठीक है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। एक जो हम सेट थ्योरी में भी पढ़ते हैं ना, जैसे N of A यूनियन B क्या होता है? N of A यूनियन B क्या होता है? N of A + N of B माइनस N of A इंटरसेक्शन B। मतलब N of A यूनियन B में हमने N of A लिया, उसके बाद N of B इंक्लूड किया, माइनस मतलब एक्सक्लूड क्या किया? N of A इंटरसेक्शन B। क्यों एक्सक्लूड किया? क्योंकि A और B में दोनों में मिला के जो A और B के इंटरसेक्शन का एरिया था वो 2 बार काउंट हो गया था, तो हमने एक बार उसको एक्सक्लूड कर दिया। मतलब सबसे पहले हमने A यूनियन B
में ए और बी को इंक्लूड किया, उसमें सही गलत दोनों है, माइनस जो एक्सक्लूड कर दिया जो हमारे पास एक्स्ट्रा एरिया आ रहा था। ठीक है, हम डिटेल में पढ़ेंगे इससे, जो हम IEP पढ़ेंगे तो आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा मैं इसको ना। उसके बाद आता है डीरेंजमेंट प्रॉब्लम्स। ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का ही एक स्पेशल केस होता है। इसमें क्या होता है, डीरेंजमेंट जो पढ़ते हैं वो लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 एनवलप हैं, 3 लिफाफे हैं और मेरे पास 3 ही लेटर हैं। हर लिफाफे नंबर लिखा है 1 2 3 और हर लेटर पे भी नंबर लिखा है 1 2 3। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरे को इन लेटर्स को इन एनवलप्स में डालना है, लेकिन उसमें एक रेस्ट्रिक्शन है, क्या कि जो भी लेटर है ना वो अपने सही एनवेलप में नहीं जाना चाहिए। तीनों में से कोई भी लेटर अपने सही एनवेलप में नहीं जाना चाहिए। जो 1 वाला है वो 1 में नहीं जाना चाहिए, 2 वाला है वो 2 में नहीं जाना चाहिए, 3 वाला है वो 3 में नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा कोई कहीं जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। समझ, तीनों अपने अपने सही जगह पे नहीं पहुंचने चाहिए, तीनों नहीं पहुंचने चाहिए, याद रखनी इस चीज़ को। एक अगर नहीं पहुंच रहा है बाकी 2 पहुंच रहे हैं तो उसको हम इसमें काउंट नहीं करेंगे डीरेंजमेंट्स में। तीनों अगर अपनी अपनी जगह पे सही नहीं पहुंचने चाहिए, वो होता है डीरेंजमेंट प्रिंसिपल। हम इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब आता है सम ऑफ नंबर्स। मतलब मेरे मान लो मैं आपको 4 डिजिट दे दूंगा, बोलूँगा कि कितने 4 डिजिट नंबर बनेंगे, इन 4 डिजिट से ना उन जितने 4 डिजिट नंबर बनेंगे उन सबका सम कितना होगा, वो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे सम ऑफ नंबर्स में। आता है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम। मैं कोई भी आपको नंबर दे दूँ, फॉर एग्जांपल 100 नंबर दे दिया मैंने आपको, उसमें पूछूंगा मैं 2 की मैक्सिमम कितनी पावर हो सकती है। समझ रहे, 100 को हम तोड़ के लिख लेंगे ना कि बस कैसे 25 × 4 लिखेंगे, 25 को 5 स्क्वायर लिखेंगे, 4 को 2 स्क्वायर लिखेंगे, तो 5 स्क्वायर × 2 स्क्वायर होता है 100। प्राइम नंबर्स में अगर तोड़ेंगे 5 स्क्वायर × 2 स्क्वायर 100 हो जाएगा हमारे पास। तो 2 की मैक्सिमम कितनी पावर आई, 2 आई, 5 की कितनी आई, 2 आई। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम्स निकालेंगे यहाँ पे। अगला होता है मल्टीनोमियल थ्योरम। अब यार मल्टीनोमियल थ्योरम क्या होता है, मल्टीनोमियल थ्योरम हम यूज़ करते हैं जहाँ हम पार्टीशन मेथड नहीं लगा सकते हैं, या फिर कह सकते हैं पार्टीशन मेथड जहाँ नहीं लग पाता है ना, तो लाइक ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंग्विश करने में ही हम मल्टीनोमियल थ्योरम यूज़ करते हैं। ये इसका मल्टीनोमियल थ्योरम जो है इसका एडवांस केस है, मतलब जहाँ हम ये यूज़ नहीं कर पाते, जहाँ हमारा ये एप्लीकेबल नहीं होता है, हम वहाँ मल्टीनोमियल थ्योरम यूज़ कर लेते हैं सोल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, तो यार ये थे हमारे जितने भी हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे ना PNC में, ये उन सब का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब बहुत से लोग तो डर गए होंगे देख के यार कि ये क्या क्या बता दें, क्या क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, इससे अच्छा तो और चैप्टर्स हैं। बात आपकी सही है, थोड़ा लंबा चैप्टर है और अगर ढंग से नहीं समझते हो तो थोड़ा सा हार्ड चैप्टर भी है, लेकिन मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि जितना हो सके उतने आसान टर्म्स में आपके सामने इसको प्रेजेंट करने की। मैं आपको बता दूं, एक बार पढ़ने से PNC आपको समझ में नहीं आएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक बार पढ़ने से PNC समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे यार कि इसमें कैसे निकालना है, इसमें कैसे निकालना है, इसको कैसे निकालना है, इसको वो वैसे सब लोग होते हैं, आप अकेले नहीं, सब लोग होते हैं भाई। ठीक है, मैंने भी अपने टाइम में जब मैं JEE की कोचिंग कर रहा था, मैंने भी 4 बार 5 बार पढ़ा, तब मेरे को जाके दिमाग में घुसा था कि हाँ PNC ऐसा है। ठीक है, तो कम से कम आप 3 बार तो इसको ज़रूर पढ़ें। 3 बार पढ़ेंगे तो आपको आपके दिमाग में स्ट्राइक करने लगेगा कि हाँ यार, क्वेश्चन देखोगे आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा कि हाँ ये उस कंसेप्ट के, ये क्वेश्चन उस कंसेप्ट बेस है PNC के पे, और मेरे को वो वाला कंसेप्ट लगाना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आप जैसे ही कंसेप्ट लगाएंगे आंसर आपके बिल्कुल सामने आ जाएगा। ठीक है, बाकी कंपेरिजन थोड़ा लेंदी है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वेटेज बहुत अच्छा है और इंटरेस्टिंग बहुत है ये चैप्टर ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको पढ़ने में मतलब मुझे मैथ्स में ना ये PNC एंड प्रोबेबिलिटी सबसे इंटरेस्टिंग लगता है। तो ये अगर इसको दिल लगा के पढ़ेंगे ना तो आराम से आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा।